हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश पाठक अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं अपने इस चैनल पर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के सभी विषयों का एक्सप्लेनेशन करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। अब मैं आप लोगों का अधिक समय न लेते हुए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आरंभ करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। डिफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसमें क्या क्या देखेंगे वो इसमें दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनेशन है डेट ऑफ एडॉप्टेशन और डेट ऑफ एनफोर्समेंट और इट्स सिग्निफिकेंस। मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनेशन क्या होता है, कब इसे अडॉप्ट किया गया अर्थात कब से प्रभाव में आया और कब इस प्रभाव में आया, डेट ऑफ एनफोर्समेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस और इसकी विशेषताएं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान अपने प्रभाव में आया यानी लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। When इंडिया became a sovereign democratic republic, जब भारत पूर्णतः संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र बना। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द सेट ऑफ रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स का सेट लिखा हुआ है दैट डिस्क्राइब, जो ये बताता है दैट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स सिटीजन्स, कि यहाँ के सिटीजन्स के, यहाँ के नागरिकों के अधिकार क्या हैं और कर्तव्य क्या हैं। एंड द मैनर, और वो तरीके कौन से हैं अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नेंस ऑफ कंट्री इज़ टू बी कैरीड आउट। किसी भी देश की सरकार जिस पर काम करती है, जिसके अंतर्गत काम करती है, उसको इसमें बताया गया है। इट रेगुलेट्स द पोजीशन एंड पावर्स ऑफ 3 ऑर्गन्स। ये सरकार के तीनों अंगों के पोजीशन और पावर को रेगुलेट करती है, जिससे कि कोई भी अंग स्वतंत्र होकर के कुछ गलत ना कर सके। इट रेगुलेट्स द पोजीशन एंड पावर्स ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज, जो हैं द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव मीन्स सरकार का वो अंग जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली वो असेंबली होती है जिसमें जनता द्वारा चुने हुए लोग जाते हैं। प्रदेशों में प्रदेश स्तर पर जो होता है वो विधायक चुने जाते हैं और केंद्र स्तर पर सांसद लोग चुने जाते हैं। एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, केंद्र स्तर पर होते हैं, सेंट्रल स्तर पर, और जो स्टेट स्तर है वहाँ पर विधायक चुने जाते हैं जो मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, चीफ मिनिस्टर का। तो ये लेजिस्लेटिव पार्ट है और वही कानून बनाते हैं, इनका काम कानून बनाना होता है। द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव वह लोग जो कर्मचारी होते हैं सरकार के, जो सारे नियमों और कानूनों का पालन कराते हैं, उन्हें एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। एंड द जुडिशियरी, न्यायपालिका, अर्थात कोर्ट और जज जिसके अंतर्गत आते हैं, और उनके भी अधिकार और कर्तव्य स्पष्टता संविधान में लिखे गए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं। एंड स्टेट्स हाउ दे आर इंटर रिलेटेड, और स्टेट्स जो देश के, उनको कई स्टेट्स में बांटा गया है और वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये सब उसमें समझाया गया है, उसके नियम और कानून दिए गए हैं। इट एज्यूम्स स्पेशल इम्पोर्टेंस एज इट moderates relations between the government and the governed। ये बहुत महत्व रखता है क्योंकि ये दोनों के रिश्तों को दिखाता है, दोनों के रिश्तों को
नियंत्रित करता है कि गवर्नमेंट के क्या अधिकार हैं और जिनको गवर्न किया जाना है, जिन पर शासन होना है, उनके क्या अधिकार हैं। फर्दर इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स। इसके अलावा ये जो है यहाँ के नागरिकों के फायदों का लाभ, कौन सा लाभ उनका है, लाभ और हानि को, उनको हानियों से बचाता है, उनके फायदों को बढ़ावा देता है। बाय रेस्ट्रेनिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम टेकिंग आर्बिट्ररी डिसीजंस। गवर्नमेंट को रोकती है कि वो ऐसे कोई डिसीजन न ले सकें जिससे जनता का नुकसान हो। द एम ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का उद्देश्य है ऑफ अ नेशन, किसी भी राष्ट्र के संविधान का जो उद्देश्य होता है, इज टू इंश्योर स्मूथ गवर्नेंस, जिससे कि सरकार एकदम आसानी से चल सके, फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स, और अपने सिटीजन्स का वेलफेयर कर सके। द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सिद्धांत हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, डिस्टिंग्विश अ कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्रॉम अ एब्सोल्यूट मोनार्की और अ डिक्टेटरशिप। जो सिद्धांत होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वही अंतर दिखाते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का, जो संविधान के आधार पर शासन करती है, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, जो प्रजातांत्रिक सरकार होती है, जो संविधान के आधार पर शासन करती है उसमें, और एब्सोल्यूट मोनार्की मीन्स तानाशाही में अंतर दिखाती है। तानाशाही या डिक्टेटरशिप, दो डिक्टेटरशिप और प्रजातांत्रिक सरकार में क्या अंतर है ये दिखाती है। इनैक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इनैक्टमेंट, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, वी हैव स्टडीड इन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया में हम पढ़ चुके हैं दैट द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया, कि कैबिनेट मिशन भारत आया था इन 1946 में, एंड पुट फॉरवर्ड अ सेट ऑफ प्रपोजल्स, और प्रपोजल्स का एक सेट रखा था टू मीट द डिमांड्स ऑफ द फ्रीडम, जिससे कि फ्रीडम के डिमांड्स को पूरा किया जा सके, फ्रीडम फाइटर्स के डिमांड्स को पूरा किया जा सके, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मांगों को पूरा किया जा सके। ऑन दीज प्रपोजल्स, उन प्रपोजल्स में जो शामिल था, इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें कहा गया था कि एक संविधान निर्मात्री सभा का आयोजन को सेट किया जाए, तैयार किया जाए। हुज मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड, जिसके मेंबर्स को चुना जाए इनडायरेक्टली बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसके सदस्यों को चुना जाए इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, सीधे नहीं, बल्कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों द्वारा, जो प्रदेश स्तर पर जो शासन कर रहे थे चुने हुए सदस्य, उनके द्वारा चुना जाए, और वो जो है वहाँ पर संविधान बनाने का कार्य करें। यानी लोअर हाउस जो स्टेट्स लेवल पर होती थी, उन लोगों के द्वारा चुने जाने की बात थी। अब जो इलेक्शंस थे, इलेक्शन टू द प्रोविंशियल असेंबली वर कंप्लीटेड, तो प्रोविंशियल असेंबली का जब इलेक्शन पूरा हो गया बाय जुलाई 1946 को, जब सारे स्टेट स्तर पर सदस्यों का चुनाव हो गया, द प्रिंसिपली स्टेट्स वर रिप्रेजेंटेड बाय द मेंबर्स, और प्रिंसिपली जो जिस पर राजाओं का शासन था, ऐसे स्टेट्स जो है रिप्रेजेंट किए गए, उन लोगों के सदस्य मेंबर्स भेजे गए, नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स। तो उस स्टेट्स के जो शासक थे, राजा लोग थे, उन्होंने अपने किसी एक सदस्य को भेजा कि वो संविधान बनाने में सहयोग करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ यूनाइटेड इंडिया, जो संविधान निर्मात्री सभा थी संयुक्त भारत का, कंसिस्टेड ऑफ 3
389 मेंबर्स, उसमें 389 मेंबर्स थे। 292 इलेक्टेड, जिनमें से 292 इलेक्ट हुए थे, इलेक्ट होकर के आए थे, और 93 नॉमिनेटेड थे प्रिंसली स्टेट्स से, राजाओं के जो स्टेट्स थे वहाँ से 93 लोग आए थे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। ये कुल मिलाकर के 389 मेंबर्स थे। थ्री फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेज, चीफ कमिश्नर प्रोविंस से 3 लोग आए थे, एंड 1 फ्रॉम द ब्रिटिश, और एक अंग्रेजों में से आया था जो संविधान बनाने में मदद कर रहे थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण कैसे हुआ, ये इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। द फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो पहली सिटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वाज हेल्ड ऑन December 9, जो December 9 को हुआ था 1946 में। इट वाज हेल्ड, ये हुआ था एट द प्रेजेंट सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेजेंट जो इस समय सेंट्रल हॉल है पार्लियामेंट का, उसी में हुआ था। एंड वाज प्रेसिडेड ओवर बाय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो इसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। द ओल्डेस्ट सिटिंग मेंबर ऑफ द सेंट्रल असेंबली, तो सेंट्रल असेंबली में ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसीलिए इन्हें उस समय अध्यक्ष बना दिया गया था। ऑन December 11, आगे चल कर के December 11, 1946 को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। द मुस्लिम लीग बायकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन मुस्लिम लीग ने उसी समय बायकॉट कर दिया, जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसमें से हट गए जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे, टू डिमांड द क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट, जिससे कि वो डिमांड कर सकें कि उनका अलग से स्टेट बने, कॉल्ड पाकिस्तान, जिसका नाम पाकिस्तान रखना चाहते थे वो लोग। कॉन्स्टिट्यूएंटली परिणाम स्वरूप द मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द टेरिटरीज, तो जो मेंबर्स थे उन टेरिटरीज के जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, बीच वेंट टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में पढ़ रहा था, विड्रू, वो सब निकल गए फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, भारत के संविधान निर्मात्री सभा से। एज अ रिजल्ट, परिणाम ये हुआ, 10 मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टूड एट 299 अगेंस्ट द ओरिजिनल नंबर ऑफ 389। परिणाम स्वरूप मेंबर्स घट गए और भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में 299 मेंबर्स ही रह गए 389 के बजाय। ऑफ दीज, इनमें से 284 वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन नवंबर 26, 1949। इनमें से 284 ही वास्तव में उपस्थित हो पाए नवंबर 26, 1949 को। एंड अपेंडेड देयर सिग्नेचर, और उन लोगों ने अपना सिग्नेचर किया टू द कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान पर, एज फाइनली पास्ड, जब वो फाइनली पास हुआ। तो जब वो फाइनली पास हुआ तब कितने मेंबर्स ने उस पर सिग्नेचर किया? 284। और पाकिस्तान के मेंबर्स को निकल जाने के बाद कितने मेंबर्स बचे थे भारत की संविधान निर्मात्री सभा में? 299। और पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान के स्टेट्स भी शामिल थे संविधान निर्मात्री सभा में, तो उसमें कितने सदस्य थे? 389।
ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान देना होता है और लर्न करके रखना होता है, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कंटिन्यूड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चुनाव पर, वो अभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष बने रहे। बिटवीन दिसंबर 1946 से अगस्त 1947 द असेंबली हेल्ड 5 सेशंस। इस असेंबली के 5 सेशंस हुए। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन क्या था, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? तो द वाइड रेंजिंग मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, चूँकि बहुत बड़ी मेंबरशिप थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेट्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। इसी के कारण हर तरह के जनता के विचारों को उसमें देने वाले सदस्य उपस्थित थे। द कैबिनेट मिशन प्लान हैड इंश्योर्ड। कैबिनेट मिशन प्लान ने भी इस बात को सुनिश्चित किया रिप्रेजेंटेशन टू ओनली 3 कैटेगरीज, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ 3 तरह के लोगों को उसमें होना चाहिए। द जनरल कैटेगरी, मतलब सामान्य कैटेगरी के लोग, मुस्लिम्स और सिख लोगों का वो ये होना चाहिए। ये उन लोग कर गए थे जात के आधार पर। लेकिन जब भारतीय संविधान को निर्माण सभा में देखा गया तो उसमें हर तरह के लोग उपस्थित थे और हर तरह के जनता के विचारों को उसमें उन्होंने प्रदान करने में योगदान किया। द कांग्रेस लीडर्स हैड हाउएवर इंश्योर्ड। हालांकि कांग्रेस के लीडर्स ने इंश्योर दैट अदर कमिटीज लाइक एंग्लो इंडियंस, ये दूसरी कमिटी जो जैसे कि एंग्लो इंडियन क्रिश्चियंस, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स गॉट रिप्रेजेंटेशन, इन सबको भी उसमें प्रतिनिधित्व मिले, मतलब इनके भी प्रतिनिधि उसमें रहें जिससे इनका नुकसान ना हो। इसकी पूरी व्यवस्था किया गया था संविधान निर्मात्री सभा में। द एंग्लो इंडियंस वर रिप्रेजेंटेड बाय मिस्टर फ्रैंक एंथनी। तो जो एंग्लो इंडियंस के रिप्रेजेंटेटिव थे उनका नाम था मिस्टर फ्रैंक एंथोनी और मिस्टर SH प्रेटर, ये 2 लोग थे। द इंडियन क्रिश्चियंस, भारतीय क्रिश्चियंस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनका नाम था डॉक्टर SC मुखर्जी एंड जोसेफ डिसूजा। 2 लोग इस क्रिश्चियंस की तरफ से भी थे। एंड पारसीज बाई, और पारसियों की तरफ से डॉक्टर HP मोदी थे 2। यद्यपि द मुस्लिम लीग हैड बायकॉटेड, भले ही मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया था असेंबली को। देयर वर स्टिल 2 मेंबर्स, तभी अब भी उसमें 2 मेंबर्स थे मुस्लिम के, जफर इस्लाम और मोहम्मद सदुल्लाह। 2 मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अभी भी उसमें उपस्थित थे। हु रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम कम्युनिटी, जिन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी की बातों को वहाँ रखा, प्रतिनिधित्व किया। द सिख वर रिप्रेजेंटेड बाय सरदार हुकुम सिंह। सिखों का प्रतिनिधित्व सरदार हुकुम सिंह और उज्जवल सिंह ने किया। इट कैन बी सेड, ऐसा कहा जा सकता है, दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ट्रूली नेशनल इन कैरेक्टर, कि जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा थी वो पूर्णतः नेशनल थी, राष्ट्रीय थी, पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजोल्यूशन, कुछ खास बातें जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स में दी जाती हैं, यहाँ आप याद कर लें, देख लें, ध्यान दें। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड द वर्क, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम शुरू किया ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन,
कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, उसका ढांचा तैयार करने का पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रपोज्ड। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया ऑन December 13, 1946। इस शब्द को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द रेजोल्यूशन हाईलाइटेड द ऑब्जेक्टिव्स एंड लेड डाउन द नेशनल गोल्स। तो जो रेजोल्यूशन है वो ऑब्जेक्टिव्स विशेषताओं को हाईलाइट करता है और नेशनल राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करता है। अब वो कौन कौन से रेजोल्यूशंस हैं उसको यहाँ पर दिया गया है। 4 रेजोल्यूशंस दिए गए हैं और वह 4 क्या हैं? फ्री इंडिया विल बी नथिंग बट अ रिपब्लिक, कि फ्री इंडिया कुछ और नहीं बल्कि एक गणतंत्र होगा, मतलब जनता का तंत्र होगा जिसमें जनता की भावनाओं को पूर्णता प्रधानता दी जाएगी। दूसरी बात, द आइडियल्स ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वुड बी गारंटीड टू ऑल पीपुल। जो आदर्श थे सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक प्रजातंत्र के, उसकी गारंटी दी गई जनता को, सारी जनता को दिया गया। तीसरी बात जो थी उसमें वो था रिपब्लिक वुड ग्रांट फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स, कि ये जो हमारा रिपब्लिक भारत का रिपब्लिक तैयार होगा, जो भारत का गणतंत्र होगा, वो प्रदान करेगा फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार देगा अपने सिटीजन्स को। और चौथी बात जो थी, द स्टेट वुड सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेज, कि जो हमारा स्टेट होगा, जो हमारा देश का संविधान होगा, वो सेफ गार्ड करेगा, सुरक्षित रखेगा राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज मीन्स जो लोग संख्या में कम थे, जैसे वो सिख हों, ईसाई हों या मुस्लिम हों, उनके अधिकारों की सुरक्षा करेगा। या फिर बैकवर्ड क्लास के लोग हों, पिछड़ी जातियों के लोग हों, उनके अधिकारों की रक्षा करेगा हमारा संविधान। ये 4 बातें ऑब्जेक्टिव्स में दी गई थी। तो द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन January 22, 1947। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर सभी की सहमत मिली, तभी तो पास होता है जब सहमत मिलती है। तो पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन January 22, 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या थी, उसके मेंबर्स कौन कौन से थे या अध्यक्ष कौन थे, कब शुरू किया, ये सब बातें आपको इसमें देख मिलेगा, तो आप यहाँ ध्यान दें। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो भारत का स्वतंत्र भारत का एक्ट था 1947, बाय विच, जिसके माध्यम से 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड, 2 स्वतंत्र राज्य भारत और पाकिस्तान बनाया गया था। रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन लोगों ने संविधान के अस्तित्व को स्वीकार किया और पहचाना। असेंबली ऑफ इंडिया, दिस लीगल सेक्शन, जो ये लीगल सेक्शन था, कानूनी भाग था, इनेबल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये शक्तियाँ दी टू फंक्शन आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, कि वो इंडिया के स्वतंत्र होने के बाद अपना कार्य कर सके। द असेंबली बिकेम अ सॉवरेन बॉडी, तो जो असेंबली थी वो संप्रभु बॉडी बन गई, मतलब उस पर कोई किसी का दबाव नहीं रहा, वो अपने हिसाब से नियम और कानून का ढांचा तैयार कर सकती थी। टू कैरी ऑन इट्स वर्क इट अपॉइंटेड, तो अपने काम को करने के लिए इसने अपॉइंट किया, चुना 8 कमिटीज, 8 कमेटियों का निर्माण इसने किया। द ड्राफ्टिंग कमेटी, पहली तो थी ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर।
तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। was set up on August 29, 1947 और इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को एंड वाज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और उन पर भरोसा जताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट यही समिति करेगी। डॉक्टर अम्बेडकर्स कॉन्स्टिट्यूशन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अम्बेडकर्स कंट्रीब्यूशन, डॉक्टर अम्बेडकर का क्या कंट्रीब्यूशन था, उनका क्या योगदान था भारतीय संविधान में, इसके बारे में आप यहाँ अच्छे से समझेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पॉपुलरली नोन एज बाबा साहेब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनको ज़्यादातर लोग भीमराव बाबा साहेब के नाम से जानते हैं, वाज वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का बना था, भारत का जो संविधान बना था, उसके आर्किटेक्टों में से एक थे। ही वाज एन इमिनेंट जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन एंड सोशल रिफॉर्मर। तो वो एक महत्वपूर्ण जूरिस्ट थे, जो न्याय के ज्ञाता थे, आर्थिक जानकारी भी उन्हें थी और पॉलिटिकल जानकारी के साथ साथ उन्हें सोशल रिफॉर्मर भी थे वो। द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो टेक्स्ट लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रिपेयर्ड बाय बाबा साहेब, ये उन्हीं के द्वारा तैयार कराया गया। प्रोवाइडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज एंड प्रोटेक्शंस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ सिविल लिबर्टीज फॉर इंडिविजुअल सिटीजन्स। तो उन्होंने कुछ इस तरह से संविधान का निर्माण कराया कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दे और प्रोटेक्शन करे बहुत सारे नागरिकों के स्वतंत्रताओं का, और एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का, जिसमें उसकी स्वतंत्रता और उसके धर्म की स्वतंत्रता, द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब जो छुआछूत की प्रथा थी उन दिनों, उसको समाप्त करने का, और सोशल राइट्स, सामाजिक अधिकार क्या थे वुमेन्स के, औरतों के सामाजिक अधिकार क्या होंगे, एंड अ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स। और उन्होंने एक सिस्टम बनाया जॉब्स के रिजर्वेशन का, कि जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे लाने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, सरकारी सर्विसेज में, फॉर मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। SC ST के मेंबर्स को भी इसमें जगह मिलेगी, ये ध्यान दिया जाएगा। इन ऑर्डर टू सेव इंडिया into a complete sovereign democratic, तो इंडिया को सेव करने के ऑर्डर में कि भारत पूरी तरह से संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र बने, इन विच द लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जिसमें हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो और उसकी डिग्निटी पर कोई असर ना आए, इज इंश्योर्ड। अलॉन्ग विद नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता के साथ साथ बाबा साहेब इनकॉर्पोरेटेड द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो राष्ट्रीय एकता के साथ साथ बाबा साहब ने कुछ और चीज़ें जोड़ी, कुछ सिद्धांत जोड़े इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वह हैं जो सिद्धांत हैं वो नीचे दिए जा रहे हैं। मेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्केबल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वर्केबल बनाया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपना कार्य कर सके, फ्लेक्सिबल बनाया, लचीला बनाया, और एंड स्ट्रांग इनफ,
और इतना मजबूत भी बनाया टू होल्ड द कंट्री टुगेदर, कि वो पूरे देश को संभाल कर रख सके, बोथ इन पीस एंड इन वॉर, चाहे वो शांति का समय हो या फिर युद्ध का समय हो। प्रोवाइडेड स्पेशल सेफगार्ड्स टू द माइनॉरिटीज, और जिन जातियों की संख्या कम थी उनको खास सुरक्षा प्रदान की गई संविधान के द्वारा। एंड सर्टेन क्लासेज, और कुछ क्लासेज थे जो माइनॉरिटी थे, उन लोगों को खास सुरक्षा प्रदान की गई संविधान के द्वारा। हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, जो सामाजिक रूप से या फिर पढ़ाई लिखाई के मामले में पिछड़े हुए थे, उनको। इनकॉर्पोरेटेड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को संविधान में डाला, जिससे कि टू इंश्योर दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, जिससे कि किसी व्यक्ति के जो मूलभूत अधिकार हैं आर नॉट इन्फ्रिंज्ड, वो उन पर कोई नुकसान ना होने पाए, बाय द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो इंडिविजुअल के अधिकारों पर कोई रोक ना लगा सके। और जो चौथा उन्होंने बनाया था वो था सिंगल सिटीजनशिप। उन्होंने, भारत में कई प्रदेश थे, अब सभी प्रदेशों की अलग अलग सिटीजनशिप हो और फिर पूरे देश की सिटीजनशिप हो, तो ये इससे एक दिक्कत पैदा होती। इसको उन्होंने ख़त्म किया और उन्होंने बनाया सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि सभी जनता के, भारत के सभी लोग भारत के नागरिक हैं, वो किसी प्रदेश विशेष के नागरिक नहीं माने जाएंगे। तो सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल जुडिशियरी, और सभी के लिए एक ही न्यायपालिका है केंद्र स्तर पर। एंड यूनिफॉर्मिटी इन फंडामेंटल लॉज टू इंटीग्रेट, और यूनिफॉर्मिटी रखा सभी के लिए, जो मूलभूत कानून थे सबके लिए एक जैसा रखा। इंडियन सोसाइटी, पूरे इंडियन समाज के लिए। देयरफॉर ही प्रपोज्ड अ स्ट्रांग सेंटर, इसलिए उन्होंने सेंटर को तो स्ट्रांग किया ही, टू मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जिससे कि पूरी टेरिटरी यानी पूरे देश पर उसका मजबूत पकड़ रहे सेंटर का। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन, और शासन का अनुशासन भी बना रहे। इनकॉर्पोरेटेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उन्होंने संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी डाले, जिससे कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र बना रहे और उसके जनता की भलाई के लिए कार्य हो सके। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सरकार को क्या करना चाहिए ये बताया गया है। तो रीडिंग्स क्या है, तो अब आप यहाँ रीडिंग्स समझ लें। तो द ड्राफ्ट वाज डिस्कस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ड्राफ्ट को, जो भी ड्राफ्ट किया गया उसे फिर से संविधान सभा का बैठक हुआ और उसमें डिस्कस किया गया, क्लाज बाय क्लाज, एक एक क्लाज पर बात की गई। सिंस नवंबर 4 1948 से, नवंबर 4 1948 से ये उस पर बात चली। देयर आफ्टर द ड्राफ्ट अंडरवेंट द सेकेंड रीडिंग, और उसके बाद में ड्राफ्ट सेकेंड रीडिंग में गई, विच वाज कंप्लीटेड ऑन अक्टूबर 17 1949, और सभी के द्वारा पढ़ा गया संविधान को, और ये पढ़ने का सिलसिला 1949 में ख़त्म हुआ। इट वाज फॉलोड बाय द थर्ड, और इसके बाद में थर्ड रीडिंग भी हुई, एंड द फाइनल रीडिंग, और अंत में फाइनल रीडिंग भी हुई, विच वर कंप्लीटेड ऑन नवंबर 26 1949, जो नवंबर 26 1949 को पूरा हुआ।
टाइम टेकन, इसमें टाइम कितना लगा ये बताया गया है। इट टुक नियरली 3 years, इसमें लगभग 3 साल लग गए थे और द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो संविधान को पूरी तरह से पास करा पाए। एट द टाइम ऑफ इट्स सिंगिंग, जिस समय इसको सबके सामने रखा गया, द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्टेड ऑफ 395 आर्टिकल्स साइनिंग, जिस समय सबके सामने साइन करने के लिए रखा गया तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ, कब से लागू हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में यहाँ दे रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर द साइनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करने के बाद ओनली द क्लॉजेज रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप, वही क्लॉजेज बचे थे जो सिटीजनशिप से रिलेटेड थे, एंड सम अदर केम इनटू फोर्स इमीडिएटली, ये तुरंत ही फोर्स में आ गए। साइन के तुरंत जैसे ही साइन हुआ तुरंत ही ये क्लॉजेज जो सिटीजनशिप से रिलेटेड थे वो तुरंत ही फोर्स में आ गए। दिस वाज टू इनेबल पर्सन्स, ये ऐसा इसलिए किया गया जिससे लोग सक्षम हो सकें। डिस्प्लेस्ड एज आ रिजल्ट, जो डिस्प्लेस हुए थे पाकिस्तान से भारत आए थे, एज आ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन के कारण, टू रजिस्टर देमसेल्व्स एज इंडियन सिटीजन्स, जिससे कि वह अपने आप को भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्टर करवा सकें। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया और पास किया गया ऑन नवंबर 26, 1949, तो पास कराया गया और अडॉप्ट किया गया ये 26 नवंबर 1949 को हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ होल, कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से केम इनटू फोर्स, पूरी तरह से लागू किया गया, विद इफेक्ट, पूरे प्रभाव में आया, फ्रॉम जनवरी 26, 1950, जनवरी 26, 1950 से इसको लागू किया गया। इसी दिन को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। विद द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ही हमारा संविधान अपने अस्तित्व में आया, लागू किया गया, सी राजगोपालाचारी बिकेम द गवर्नर, तुरंत ही उन्हें सी राजगोपालाचारी को गवर्नर बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। ही रिप्लेस्ड लॉर्ड माउंटबेटन, अभी तक लॉर्ड माउंटबेटन जो कि अंग्रेज़ों के गवर्नर थे वही कार्यरत थे, वही सरकार चला रहे थे, और उनकी जगह पर सी राजगोपालाचारी को गवर्नर बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम द प्रोविजनल पार्लियामेंट, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम किया अंटिल द न्यू जनरल इलेक्शंस, जब तक कि नए जनरल इलेक्शन नहीं हुए, वर हेल्ड इन 1951 एंड 52, 1951 और 52 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन, वही भारत के राष्ट्रपति बने। सिग्निफिकेंस ऑफ जनवरी 26 का महत्व क्या है, तो द डेट जनवरी 26, 1950 फॉर commencement of the constitution was specially selected। 26 जनवरी 1950 को ही कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने का जो दिन, इसी दिन तय किया गया, उसका कारण ये था बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस था, इसका ऐतिहासिक महत्व था। एट द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस
कि लाहौर सेशन जो कांग्रेस का हुआ था हेल्ड इन दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 में हुआ था। और रेसोल्यूशन वाज पास्ड, तो एक वहाँ प्रतिज्ञा ली गई थी, रेसोल्यूशन पास के कराया गया था, विच डिक्लेयर्ड, जिसमें कहा गया था पूर्ण स्वराज का निर्णय लिया गया था। और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी तरह से भारत के लोगों को स्वतंत्र कराने का जो शपथ लिया गया था उसी दिन। इसीलिए टू बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कांग्रेस, और ये कांग्रेस जो उस समय थी भारत को स्वतंत्र कराने में जिसने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उस समय की कांग्रेस, वो उसके ऑब्जेक्टिव्स में ये शामिल था। जनवरी 26 1930 वाज जनवरी 26 1930 वाज फिक्स्ड एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, और उसी समय जनवरी 26 1930 को फिक्स कर दिया गया था इंडिपेंडेंस डे के रूप में, विच वाज टू बी सो सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, और ऐसा हर साल मनाया जा रहा था। सिंस देन, तभी से, द डे वाज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे अप टू 1947, 1947 तक इसी दिन को पूर्ण स्वराज्य के रूप में मनाया जाता था। ऑन अचीविंग इंडिपेंडेंस, जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, बिकेम द इंडिपेंडेंस डे, तो इसको इंडिपेंडेंस डे बना दिया गया था। जनवरी 26 वाज डिजिग्नेटेड एज रिपब्लिक डे, और इसीलिए जनवरी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाने लगा। तो कुछ जो मेन फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्ट की गई थी, कब की गई थी? जुलाई 1946 में। फर्स्ट सेशन इसका कब हुआ था? दिसंबर 9 1946 को। ऑब्जेक्टिव्स रेसोल्यूशन वर्ड कब आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ये दिसंबर 13 1946 को। और ये पास कब हुआ था? इन्होंने प्रपोज किया था 13 दिसंबर 1946 को, और ये पास हो गया था जनवरी 22 1947 को। ड्राफ्टिंग कमेटी का सेटअप हुआ था अगस्त 1947 में। फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ था फरवरी 1948 को। फर्स्ट रीडिंग जो हुई थी वो नवंबर 1948 को हुई थी। सेकंड रीडिंग वो अक्टूबर 1949 को हुआ था। थर्ड रीडिंग नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड एंड अडॉप्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था और अडॉप्ट किया गया था नवंबर 26 1949 को। इफेक्टिव हुआ, लागू किया गया जनवरी 26 1950 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स यूनाइटेड इंडिया में कितने थे? वो 389 थे। और इंडिया बाई इटसेल्फ, और केवल इंडिया के कितने मेंबर्स थे पाकिस्तान के अलग होने के बाद? वो थे 299। एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट आर्टिकल्स शेड्यूल्ड, जिस समय आर्टिकल्स जब पूरी संविधान तैयार हुआ तो उसमें आर्टिकल्स कितने थे? 395, और उसमें शेड्यूल्स कितने थे? वो 8। ठीक है, ये सब आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों को इस तरह के बढ़िया वीडियोज मिलते रहेंगे।